ओके स्टूडेंट्स, तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ अरेज स्टडी किए थे। तो उसमें हम लोगों ने सर्चिंग टेक्निक को स्टडी किया था, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम स्टडी करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने कल स्टडी किया था कि बाइनरी सर्च क्या होता है। तो जैसे हमने स्टडी किया था कि बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं कि गाड़ी की डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद में उस अरे की हम लोअर बाउंड अपर बाउंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में अरे का मिड एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। मिड एलिमेंट होता है वो गिवन अरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जैसे आपको इन पिक्चर से हो रहा है, पहले हमारे पास एक कंप्लीट अरे है एलपी टू यूपी। जैसे हम उस अरे का मिड एलिमेंट फाइंड आउट करें तो अरे के टू पार्ट्स हो जाएंगे। पहला पार्ट एलपी से मिड तक, सेकंड पार्ट होगा मिड प्लस वन से यूपी तक। उसके बाद में गिवन के एलिमेंट को अरे के मिड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ मिड इक्वल टू की, देन एलिमेंट प्रिंट, देन सच सक्सेस। सेकंड कंडीशन है इफ मिड इज ग्रेटर देन की, तो उस कंडीशन हम लोग सेट करते हैं यूबी इक्वल टू मिड इफ गिवन अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। थर्ड कंडीशन है इफ मिड इज लेस देन की, देन सेट एलबी इक्वल टू मिड प्लस वन इफ गिवन अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारे कुछ बाइनरी रूल्स के बाइनरी सर्च के कुछ रूल्स थे। आज हम लोग स्टडी करते हैं बाइनरी सर्च का सी प्रोग्राम। तो जैसे हमें पता है, सी प्रोग्राम बनाने के लिए हम दो हेडर फाइल काम में लेते हैं। पहला है सिंक्रोडाइस्टेटोटस कॉर्नरोटस, उसके बाद में मेन फंक्शन होता है प्रोग्राम का वर्डमैन। वर्डमैन में फंक्शन काम में लिया CLR SCR क्लियर द स्क्रीन। उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे डिक्लेयर करेंगे। तो इसके लिए हमने कहा इंटीजर A10 कॉमा साइज A10। 10 का मतलब हो गया उस एरे की टोटल साइज है वो 10 है, और उसमें से हमें कितने एलिमेंट या कितनी मेमो लोकेशन काम में लेने उसके लिए वेरिएबल लिया हमने साइज। उसके बाद में जैसे हमें पता है बाइनरी सर्च के लिए हम लोग क्या करते हैं, LB UP मिड और की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ हम इस प्रोग्राम में जस्ट 1 मिनट। तो जैसे हम लोग प्रोग्राम स्टडी कर रहे हैं बाइनरी सर्च का, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें कैरी डिक्लेयर करना है एलिमेंट 10 साइज का। फिर उसके बाद में LB UP मिड और की वैल्यू हमने लिए, काउंटर वेरिएबल है P इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम एरे की साइज को एंटर करवाएंगे। तो इसके लिए हमने लिखा प्रिंट है एंटर एरे साइज, स्कैन है परसेंटेज डी एंड ऑफ साइज। उसके बाद में हमें जितनी साइज दी उतने एरे में एलिमेंट एंटर करवाने हैं। तो इसके लिए हमने कहा प्रिंट है एंटर एरे एलिमेंट्स फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। तो स्कैन है परसेंटेज डी एंड ऑफ ए आई। तो यहाँ से हमने जितने साइज लिए उतने एरे में एलिमेंट एंटर करवा दिए। उसके बाद में हमें की वैल्यू एंटर करवानी थी। उसमें हमने लिखा प्रिंट है एंटर द वैल्यू ऑफ की, स्कैन है परसेंटेज डी एंड ऑफ की। अब हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने, जैसे हमें पता है कि सबसे फर्स्ट में जब 1D एरे होगा तो उसकी लोअर बाउंड की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, अपर बाउंड की वैल्यू साइज -1 होगी। तो हमने सेट कर दिया LP इक्वल टू 0, UB इक्वल टू साइज -1। फिर हमने कंडीशन अप्लाई की है वाइल जब तक LP इज लेस देन UB रहेगा। उस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड फाइंड आउट करेंगे। तो मिड के लिए हमने लिखा मिड इक्वल टू LP प्लस UB डिवाइड बाई 2। अब मिड एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद में जैसे हमने रूल्स में पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट की के साथ कंपेरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा इफ ए मिड इज इक्वल टू की, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन प्रिंट एलिमेंट फाउंड P इक्वल टू 1, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को 0 से 1 सेट कर देंगे और स्टेटमेंट ब्रेक कर देंगे। यानी ब्रेक का मतलब होगा कि यहाँ से हमें जो एलिमेंट सर्च करना था हमें फाइंड आउट हो गया, तो हमें प्रोग्राम को आगे प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, एल्स इफ ए मिड इज ग्रेटर देन की। अगर मिड की वैल्यू की से बड़ी होगी तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अरे का फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में LP और मिड होगा लेकिन UB नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम सेट कर देंगे UB इक्वल टू मिड। इफ अगर हमारी सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होती है तो थर्ड कंडीशन हम चेक करेंगे। तो एल्स इफ ए मिड इज लेस देन की, अगर मिड की वैल्यू स्मॉल है किससे, की से, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। उस सेकंड पार्ट में हमारे पास मिड प्लस 1 और अपर बाउंड होगा लेकिन LP नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, LP को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे LP इक्वल टू मिड प्लस 1। और यहाँ से हम क्या करेंगे, वाइल लूप को क्लोज कर देंगे। अगर एट द एंड ऑफ प्रोग्राम इफ P इक्वल टू 0 रहता है, अगर काउंटर वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो हम करें यहाँ से प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये हो गया हमारा सी प्रोग्राम ऑफ बाइनरी सर्च। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं 2 डायमेंशनल अरे। तो 2 डायमेंशनल अरे मींस दोज अरे व्हिच आर स्टोर्ड इन बोथ रो एंड कॉलम इज नोन एज 2 डायमेंशनल अरे। ऐसे अरे जिनको रो एंड कॉलम दोनों में सेव किया जाता है उनको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल अरे। जैसे आपको पिक्चर में शो रखा है, एक टेबल फॉर्मेट में एक अरे गिवन है A00, A01, A02, A10, A11, A12। तो ये 2 डायमेंशनल अरे हो गया। तो 2 डायमेंशनल अरे में इसमें रो एंड कॉलम दोनों है। तो इस अरे में टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो द साइज ऑफ 2D अरे इज रिप्रेजेंटेड एज M/N। यानी 2D अरे की जो साइज होगी उसको M/N में रिप्रेजेंट करते हैं। M का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ रोज और N का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ
कॉलम। तो अगर आपको किसी एरे में 2D एरे की साइज निकालनी हो तो आप क्या करोगे, उसकी टोटल नंबर ऑफ रो को टोटल नंबर ऑफ कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वहां से आपको टोटल साइज या टोटल एलिमेंट्स इन 2D एरे फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। अब क्या करेंगे, प्रोग्राम में 2D एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं। टू डिक्लेयर 2D एरे इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स इज यूज डेटा टाइप, नेम ऑफ एरे, रो फर्स्ट ब्रैकेट में रो साइज, सेकंड ब्रैकेट में कॉलम साइज। फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया, इंटीजर ए 2 by 2, यानी एक हमारे पास इंटीजर एरे ए है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 2 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास में 2 है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे, यानी 2D एरे को कंप्यूटर प्रोग्राम में या कंप्यूटर मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमने लिखा है इन कंप्यूटर मेमोरी 2D एरे आर रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग 2 मेथड। पहला मेथड होता है रो मेजर ऑर्डर। इन दिस मेथड कॉलम ऑफ 2D एरे इज कन्वर्टेड इनटू रो, यानी जब 2D एरे को रो में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2D एरे के जितने भी कॉलम उनको हम सबको रो में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इन फिंगर आपको शो रखा है रो 1, रो 2, रो 3। तो इसमें क्या हुआ, जितने भी कॉलम थे उन सबको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में। तो ये होता है रो मेजर ऑर्डर। सेकंड हम पढ़ते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर इन दिस मेथड रोज ऑफ 2D एरे इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, यानी 2D एरे की जितनी भी रो होंगी उन सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो एज इन डायग्राम पिक्चर में आपको शो रखा है कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी रोज थी उन सबको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं एड्रेस कैलकुलेशन इन 2D एरे। तो जैसे हमें पता है कि 2D एरे को हम कंप्यूटर प्रोग्राम में या तो रोम सॉरी कंप्यूटर मेमोरी या तो रोम में कन्वर्ट करेंगे या कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होंगे। पहला होगा रो मेजर ऑर्डर। टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन रो मेजर ऑर्डर फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड इफ एरे इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ a m by n। अगर एरे को हमें जो गिवन एरे आपके पास में a m by n की फॉर्म में गिवन होगा तो उस कंडीशन में रो मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होगा aij इक्वल टू b प्लस डब्ल्यू इंटू एन आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। तो वहां पे आई का मीनिंग होता है सबस्क्रिप्ट ऑफ रो एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू फाइंड आउट, यानी 2D एरे में जिस एलिमेंट का हमें एड्रेस फाइंड आउट करना होता है उसका रो का इंडेक्स नंबर। जे का मीनिंग होता है कॉलम सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू फाइंड आउट, जिस एलिमेंट का हमें एड्रेस फाइंड आउट करना होता है उसका कॉलम इंडेक्स नंबर। बी इक्वल टू होता है बेस एड्रेस ऑफ एरे। डब्ल्यू का मीनिंग होता है साइज ऑफ एरे एलिमेंट्स इन बाइट, यानी एरे के हर एलिमेंट की साइज वो बाइट में होगी। एल आर का मीनिंग लोअर बाउंड ऑफ एरे। एलसी का मीनिंग लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। यदि आपको एरे है वो m/n की फॉर्म में गिवन होगा तो उस कंडीशन में एल आर इक्वल टू एल सी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमें क्या होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम गिवन है, और n का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन 2D एरे। तो ये फॉर्मूला हम काम लेते हैं रो मेजर ऑर्डर के लिए। सेकंड हम पढ़ते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। तो टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन कॉलम मेजर ऑर्डर, तो कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इफ एरे गिवन इन फॉर्म ऑफ m/n। यदि आपको अरे m/n की फॉर्म में गिवन तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे aij इक्वल टू b प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल आर प्लस एम जे माइनस एल सी। तो वही सेम मीनिंग है। आई का मीनिंग सबस्क्रिप्ट ऑफ रोज, उस रो का इंडेक्स नंबर जिसका हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है। जे का मीनिंग उस कॉलम का इंडेक्स नंबर जिसका हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है। बी बेस एड्रेस हो गया। डब्ल्यू हो गया एरे के प्रत्येक एलिमेंट की साइज इन बाइट्स हो गया। एल आर का मीनिंग लोअर बाउंड। एल सी का मीनिंग लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, और एम का मीनिंग टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन 2D एरे है। ये फॉर्मूला हम किस कंडीशन में काम में लेंगे, जब हमारे पास गिवन एरे हो वो m/n, यानी आपको न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में जो एरे गिवन है उसमें टोटल नंबर रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम गिवन होंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पुट अप करेंगे। नेक्स्ट की कंडीशन और होती है यदि इफ गिवन एरे इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपको एरे जो दिया गया है वो LR टू UR LC टू UC की फॉर्म में गिवन है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उस एरे में टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रो को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा m इक्वल टू UR माइनस LR प्लस 1, यानी अपर बाउंड ऑफ रो में से लोअर बाउंड ऑफ रो को हटाने माइनस करने बाद में +1 ऐड कर देंगे तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट हो जाएंगे। उसी तरीके से n इक्वल टू UC माइनस LC प्लस 1 होगा, यानी अपर बाउंड ऑफ कॉलम में से लोअर बाउंड ऑफ कॉलम को माइनस करने बाद +1 कर देंगे तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन 2D एरे फाइंड आउट हो जाएगा। इन दोनों का पुट अप करके फिर सेम वही फॉर्मूला हम काम में लेंगे रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर में डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करके यहाँ से आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2D। इसके बाद 2D एरे में होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे में हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम। तो कंपाइल टाइम जैसे हमने पहले 1D एरे में स्टडी किया था, कंपाइल टाइम में जहाँ पे 2D एरे को डिक्लेयर करेंगे वहीं पे हमें वैल्यू इसमें इनपुट करवानी होगी। तो उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं, जस्ट वेट।
कंपाइल टाइम जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कंपाइल टाइम रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या करेंगे, टू डी अरे को हमने डिक्लेयर किया इंटीजर ए, एक अरे डिक्लेयर किया हमने 2/2। तो इसका मीनिंग होगा जहाँ पे हमने अरे को डिक्लेयर किया हमें इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करना है, तो इक्वल टू यानी इक्वल वेरिएबल को यूज में लेके हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि 2D अरे की साइज होती है वो m/n होती है, तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ होंगे, कितने होंगे इसमें, 4 होंगे। तो हमने 4 एलिमेंट हम यहाँ से इनिशियलाइज करना है, तो 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया हमारा एक 2D अरे का कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन। उसी तरीके से अगर हम 2D अरे को रन टाइम डिक्लेरेशन करेंगे तो रन टाइम का हमें पता है कि जब किसी अरे को रन टाइम डिक्लेयर करेंगे तो वहां पे हमें फॉर लूप काम में लेना होगा। इन 1D अरे में हमारे पास में क्या थी, 1D अरे को या तो रो में रिप्रेजेंट होता है, कॉलम में रिप्रेजेंट होता है, वहां पे हमारे पास में क्या होगा, एक ही फॉर लूप की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन 2D अरे को हम रो एंड कॉलम दोनों में एक साथ रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हमें पास क्या होंगे, 2 फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब हम इसको रन टाइम डिक्लेयर करेंगे तब हम इसको लिखेंगे फॉर, इसके लिए लिखा हमने इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज, जो हर एक की साइज होगी, और i प्लस प्लस, ये हम लिखा है जैसे हमारे पास में, यदि हमारे पास में जो गिवन अरे है ए वो 2/2 की फॉर्म में गिवन है, तो इसका मतलब इसका अगर हम लोग इस अरे को हम रन टाइम इनिशियलाइज करें तो हम इसके लिए लिखेंगे फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ से फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 2, i प्लस प्लस, फिर इसके लिए हम सेकंड फॉर लूप काम में लेंगे यहाँ पे फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस। वैल्यू को एंटर करवाने में हम फॉर यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन स्कैनर परसेंटेज डी। यहाँ पे परसेंटेज डी एक ही बार आएगा, क्यों, क्योंकि जो अरे है उसका एक ही नाम है ए, यानी इस अरे में टोटल नंबर ऑफ रोज 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, लेकिन इस अरे का जो गिवन नेम है वो क्या है, ए है। यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी और फिर एंड ऑफ ए आई जे। इसको हम कैसे लिखेंगे, स्कैनर परसेंटेज डी कोमा एंड ऑफ ए आई एंड जे। तो ये हो गया हमारा 2D अरे का रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो ये हमारा होगा 2D अरे कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर इज नोन एज स्ट्रिंग, यानी कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होगा जिसका अपना खुद का अपना कोई मीनिंग होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। टू रिप्रेजेंट एंड ऑफ स्ट्रिंग स्लैश ओ इज यूज। अगर हमें प्रोग्राम में जब इसको डिक्लेयर करेंगे तो स्ट्रिंग को का एंड रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, स्लैश ओ, जिसको हम बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। स्लैश ओ इज यूज्ड इफ यू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। जब आप स्ट्रिंग को कैरेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे तो वहां पे आपको स्लैश ओ लगाने की रिक्वायरमेंट है। इफ यू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, अगर आप स्ट्रिंग को कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करते हो, देन देयर इज नो नीड टू ऐड स्लैश ओ। उस कंडीशन में हमें स्लैश ओ लगाने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इट इज ऑटोमेटिकली एडेड बाय द कंप्यूटर कंपाइलर, यानी कंप्यूटर का कंपाइलर होगा उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ वन डायमेंशनल अरे, यानी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको काम लेते हैं, वन डायमेंशनल अरे को। जैसे आपको एग्जांपल में गिवन है, पहला एग्जांपल गिवन है कैरेक्टर सी एच 10 इक्वल टू एच कोमा ई कोमा एल कोमा ओ एंड लास्ट में स्लैश ओ, यानी ये क्या होगा, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। जब हम जैसे हमने स्टडी किया था कि जब स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एंड ऑफ स्ट्रिंग स्लैश ओ लगाना होगा। सेकंड रिप्रेजेंटेशन होगा कैरेक्टर सी एच इक्वल टू हेलो, तो इसमें ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, यानी स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हमें स्लैश ओ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर का कंपाइलर ऑटोमेटिकली स्लैश ओ यहाँ पे ऐड कर देता है। उसके बाद में जैसे हमने अरे में कुछ ऑपरेशन पढ़े थे, उसी तरीके से स्ट्रिंग में भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रिंग फंक्शन यूज में लेंगे। तो टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग फॉलोइंग फंक्शन आर यूज, फर्स्ट strlen
दैट मीन्स दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस फंक्शन को हम काम में लेंगे। इसके लिए सिंटेक्स होगा strlen ब्रैकेट में नेम ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है strlen ch, यानी हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ch, तो उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे strlen ब्रैकेट में उस स्ट्रिंग का नेम। तो यहाँ से हम स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब जो स्ट्रिंग की लंबाई होगी वो हमेशा इंटीजर नंबर में आएगी, तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, और इस फंक्शन strlen का आंसर हमें उस इंटीजर वेरिएबल को असाइन करवा के उसको प्रिंट करवा सकते हैं। सेकंड फंक्शन है strcpy। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपी ऑफ वन स्ट्रिंग वैल्यू इनटू अनदर स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करवाने के लिए इस फंक्शन को काम में लेते हैं। इसका सिंटेक्स होता है strcpy ब्रैकेट में str कोमा str1, यानी फंक्शन क्या करेगा, str1 स्ट्रिंग की कॉपी कर देगा str स्ट्रिंग में। थर्ड फंक्शन है strcat। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड टू स्ट्रिंग या कंबाइन टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने के लिए या दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए इस फंक्शन को काम में लेते हैं। इसका सिंटेक्स होगा strcat ब्रैकेट में str कोमा str1, यानी ये क्या करेगा, str के एंड में str1 को ऐड कर देगा। थर्ड नेक्स्ट फंक्शन है strcmp। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग str एंड str1, यानी दो स्ट्रिंग को आपस में तुलना करने के लिए काम में लेगा। तो जो कंपैरिजन होगा वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में होगा, यानी पहली स्ट्रिंग की लंबाई दूसरी स्ट्रिंग की लंबाई के इक्वल है कि नहीं, ग्रेटर है कि स्मॉल, कंपैरिजन इस टाइप से होगा। तो दिस कंपैरिजन परफॉर्म इन फॉलोइंग मैनर। थ्री कंडीशन होगी। पहली कंडीशन है इफ str इक्वल टू str1 देन प्रिंट 0, यानी जब फर्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई सेकंड स्ट्रिंग की लंबाई के इक्वल होगी तो उस कंडीशन में इसका आउटपुट होगा वो 0 होगा। इफ str इज ग्रेटर देन str1, फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है किससे, सेकंड स्ट्रिंग से, तब इसका आंसर 1 होगा। इफ str इज लेस देन str1, फर्स्ट स्ट्रिंग स्मॉल है सेकंड स्ट्रिंग से, तब उस कंडीशन में उसका आउटपुट होगा वो -1 होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सी प्रोग्राम पढ़ते हैं स्ट्रिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का। तो सी प्रोग्राम हमारे पास में, जैसे ऑलरेडी हमें पता है कि सी प्रोग्राम के लिए हेडर फाइल काम लेते हैं include.htdocs और conio.h। अब हमें क्या करना होगा, जब हम स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, स्ट्रिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, उस कंडीशन में हमें एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज include string.h। उसके बाद में प्रोग्राम का मेन फंक्शन clr तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, कैरेक्टर cs10 इक्वल टू माई, इसका हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। सेकंड स्ट्रिंग हमने ch1 ली है, उसकी टोटल साइज 10 है, उसको इनिशियलाइज कर दिया स्कूल। थर्ड स्ट्रिंग हमने कैरेक्टर cs2 एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर वेरिएबल या लेंथ, जिसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने का काम लेते हैं। तो मैंने लिखा एलियन इक्वल टू strlen ch। यहाँ से क्या होगा, ch स्ट्रिंग की जो लंबाई होगी वो इंटीजर में आएगी, तो उसको ट्रांसफर कर दिया एलियन फंक्शन में। अब उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं, इसके लिखा प्रिंट %d_len, तो यहाँ से क्या होगा, स्ट्रिंग की लंबाई प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट फंक्शन था हमारे पास में strcpy, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट अप %s का काम में %s काम में लेते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। तो मैंने लिखा प्रिंट अप %s strcpy cs2 ch1, यानी ch1 की कॉपी करवा दूंगा cs2 में और ch2 स्ट्रिंग को यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन था strcat, दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। तो सेम मेथड में हमने लिख दिया प्रिंट %s, यानी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा strcat ch ch1। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ch स्ट्रिंग के एंड में ch1 को ऐड करके ch स्ट्रिंग को ये प्रिंट करवा देगा, और ये लास्ट गेट ch। तो ये फंक्शन हो गया हमारा स्ट्रिंग का। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है सेकेंड चैप्टर में, दैट इज द सी प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का सी प्रोग्राम है, ये रिकर्शन का एक एग्जांपल है। रिकर्शन एक फंक्शन होता है, इसका मीनिंग होता है फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इन प्रोग्राम। एक ऐसा फंक्शन जो खुद को प्रोग्राम में बार बार कॉल करे, उसको हम रिकर्शन फंक्शन बोलते हैं। तो बोर्ड ने 2020-21 बोर्ड एग्जाम के लिए रिकर्शन टॉपिक को हटा दिया, सिर्फ ओनली आपको सिलेबस में एक प्रोग्राम रखा है, दैट इज फिबोनाची सीरीज। तो उसको स्टडी करते हैं हम लोग। फिबोनाची सीरीज का ऑर्डर होता है 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो एन तक, ये फिबोनाची सीरीज होती है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऑलरेडी दो हेडर फाइल हमारे पास होती है, include.htdocs और conio.h। उसके बाद में मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड फिबोनाची। एक फंक्शन होगा जो क्या करेगा, फिबोनाची सीरीज को प्रोसेस करने के लिए काम में लेते हैं clr सबसे पहले हमने इंटीजर वेरिएबल काम लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और एन का मीनिंग होगा टोटल लंबाई, लेंथ क्या होगी इस स्ट्रिंग की, सॉरी उस फिबोनाची सीरीज की टोटल लेंथ क्या होगी, इसके लिए वेरिएबल काम में लिया एन। तो सबसे पहले हम वैल्यू एंटर करवाते हैं एन की, तो इसके लिए लिखा printf एंटर वैल्यू ऑफ एन, इसका है %d ऑफ एन। जैसे हमें स्क्रीन में शो हो रहा है
कि फिबोनाची सीरीज में वेरिएबल जो वैल्यूज है वो 0 1 है, तो इसका मैंने हमें फर्स्ट टू वैल्यू फिक्स रखनी है। तो मैंने वेरिएबल लिया था f इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया। सेकंड वेरिएबल s इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया। उसके बाद में हमें आगे देखने में पता चला कि वहां पे लॉजिक लगा हुआ है कि फर्स्ट टू वैल्यू को ऐड करने के बाद में थर्ड वैल्यू आ रही है, तो ये लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करेंगे फिबोनाची सीरीज के लिए। तो हमारी जो फर्स्ट टू वैल्यू थी वो फिक्स थी, इसके लिए हम लोगों ने f इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट वैल्यू डाल दी, सेकंड इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, दोनों वैल्यूज को हमने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट है परसेंटेज डी एफ, प्रिंट है परसेंटेज एस। उसके बाद में जो हमारी थर्ड वैल्यू आ रही थी वो क्या होती, फर्स्ट टू का कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए हमने फंक्शन को कॉल कर लिया फिबोनाची गेट सीएच। अब फिबोनाची फंक्शन की हमने डेफिनेशन लिखी है, वर्ड फिबोनाची इंटीजर आई इक्वल टू 0, इंटीजर आई इक्वल टू 2। आई इक्वल टू 2 क्यों लिया है, अगर इस फिबोनाची सीरीज को हम एरे में काउंट करेंगे तो पहली वैल्यू 0 है, वो हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी a0, सेकंड वैल्यू 1 है, वो इंडेक्स वैल्यू होगी a1, तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1। तो 1 कब आएगी, जब 0 और 1 दोनों ऐड होंगे, तो उस कंडीशन में इंडेक्स वैल्यू इसकी क्या होगी a2। तो इसके लिए हमने लिखा फॉर i इक्वल टू 2, यानी i इक्वल टू सेकेंड लोकेशन से प्रिंट कराएगा इज लेस देन एन i प्लस प्लस, उस कंडीशन में हमने फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू थर्ड, यानी फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके उसकी वैल्यू को थर्ड में ट्रांसफर करवा दिया। उसके बाद में थर्ड वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करना है, तो उसके लिए हमने लिखा थर्ड वैल्यू को बना दिया हमने सेकंड, और सेकंड वैल्यू को हम बना देंगे फर्स्ट वैल्यू। ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट होता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू n से लेस देन या इक्वल n लेस देन रहेगी n से, और जैसे आई की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगा उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये था सी प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची सीरीज। यहाँ से आपका बोर्ड क्लास का सेकंड चैप्टर है एरेज वो कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।